बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संधि के बारे में बताऊंगी। संधि संधि शब्द का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। मेल किसका? वर्णों का। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को ही हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, विद्या और आलय को मिलाकर शब्द बना विद्यालय, जिसमें किन किन वर्णों का मेल हुआ? आ, धन, आ बना आ। सु और आगत दोनों को मिलाकर बना स्वागत। रमा, ईश बना रमेश। किन किन वर्णों का मेल हुआ? आ का और ई का, जिससे बना ए। कपि, धन, ईश बना कपीश। अर्थात निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, निकटवर्ती अर्थात जो पास के वर्ण होते हैं, जिनका मेल होता है, उनसे उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि और संयोग में बहुत अंतर होता है। मेल के कारण वर्णों में जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ संधि होती है, और जहाँ परिवर्तन नहीं होता बल्कि केवल वर्णों का मेल होता है वहाँ संयोग होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। सत और मार्ग दोनों का मेल हुआ तो बना सन्मार्ग। इसमें त का म से मेल होने पर न बन गया, तो यहाँ संधि है। किंतु सत और कर्म में त का क से मेल होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सत और कर्म को मिलाकर बनता है सत्कर्म। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि आपके इसमें संधि में और संयोग में क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, क्या विभिन्नता होती है। आइए अब देखते हैं संधि के भेद। संधि में होने वाले परिवर्तनों को हम तीन संधियों में विभक्त करते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के योग से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। अब आप बच्चों उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करना। अ क्या है? एक ह्रस्व स्वर है। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। जब ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आता है, बनता क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ संधि में मेल होने पर वर्णों का हमेशा दीर्घ ही स्वर बनेगा। जैसे हिम, धन, आलय बना हिमालय। आ सब पहले कोई दीर्घ स्वर हो या बाद में हो, उससे कोई परिवर्तन नहीं आता। अंत में मेल होने के बाद आपका दीर्घ ही बनेगा। इसमें देख लीजिए, आ, धन, ए बना ए, अर्थात इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि पहले आता है दीर्घ स्वर या बाद में आता है। उदाहरण के लिए देखिए, विद्या अर्थी बना विद्यार्थी। अब जैसे हमने उदाहरण के माध्यम से अ और आ के विषय में देखा, अभी इसी तरह आप ई और ई के विषय में देखिए। ये देखिए, आपके दो ह्रस्व स्वर को मिलकर भी क्या बनता है? दीर्घ स्वर। जैसे ई, धन, ई बना ई। जैसे रविंद्र में छोटा ई ह्रस्व स्वर में आता है जो, और इंद्र में भी आपका ह्रस्व स्वर है और बना क्या? रविंद्र।
ऐसे ही मुनि में हस्व ई, इंद्र में हस्व ई, और बना क्या मुनींद्र। मुनींद्र में आप देख सकते हैं आपका दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार आप देखिए उदाहरण, अगर एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है, लेकिन मेल होने के उपरांत बनते दीर्घ ही हैं, कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई को बनने के बाद बना दीर्घ ई। जैसे गिरीश में देखिए, गिरी में ह्रस्व ई का जो इसका ये शब्द है आपका गिरी, इसमें अंतिम आप देखिए वर्ण क्या है, ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है र के ऊपर, और ईश में दीर्घ है। तो जब हमारा शब्द बना गिरीश, तो उसमें आपकी कौन सी मात्रा आई है, ह्रस्व स्वर की, गिरीश। इसी तरह मुनीश में ह्रस्व स्वर है, मुनि में अंतिम जो आपका वर्ण है वो देखिए आप, मुनि नी, न पर कौन सी है, आपके ह्रस्व स्वर की मात्रा है, और ईश में आपके दीर्घ ई की है। तो जब हम इनका मेल करते हैं तो क्या बना, मुनीश, और मुनीश पर कौन से वर्ण की है, आपके दीर्घ स्वर की मात्रा है। इसी तरह से आप महेंद्र और नारिंदु में देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नदीश, नदीश में आपके नदी में जो आपका अंतिम स्वर है वो कौन सा है, दीर्घ स्वर है, और ईश में जिससे आपके वर्ण का प्रारंभ हो रहा है, जिससे आपके शब्द का प्रारंभ हो रहा है, वो क्या है, वो दीर्घ है। अर्थात दीर्घ और दीर्घ को मिलने के उपरांत जब शब्द बनता है आपका नया, तो वो भी क्या होगा, उसमें कौन सी मात्रा होगी, दीर्घ स्वर की ही मात्रा होगी। महिष में देखिए, मही में दीर्घ स्वर है, दीर्घ अंत जो हो रहा है हैक पर कौन सा है, वो दीर्घ स्वर से हो रहा है, और ईश में प्रारंभ किससे हो रहा है, वो दीर्घ स्वर से हो रहा है। तो दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर का, समान दीर्घ स्वर का मेल होने पर क्या बनता है, दीर्घ स्वर ही बनता है। तो शब्द बनेगा हमारा महिष। इसी तरह से अब आप देख लीजिए उ और ऊ की संधि। अभी हमने इससे पहले हमने देखी अ की और आ की, और उसके बाद ई और ई की, और अब देखते हैं हम ऊ। ये आपका कौन सा ऊ है, ये ह्रस्व स्वर है, और ये ऊ दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ की संधि को देख लेते हैं। बनता क्या है, हमारा जो संधि करने के बाद स्वर बनेगा वो दीर्घ स्वर ही बनता है। जैसे देखिए भानुदय में न, भानु, भानु का जो अंतिम स्वर की जो उस पे लगा हुआ है वो है ह्रस्व स्वर, और उदय का जो प्रारंभ है वो किससे हो रहा है, वो ह्रस्व स्वर से हो रहा है। शब्द बना भानुदय, भानुदय में नु कौन सा है, ये दीर्घ स्वर है। अर्थात ह्रस्व स्वर को जब हम मेल करते हैं, दो ह्रस्व स्वरों का जब मेल करते हैं संधि में, तो बनता है दीर्घ स्वर। तो भानु तथा उदय का मेल करने पर बना भानुदय। इसी प्रकार देखिए विदुदय में विदु धन उदय बना विदुदय। आप देख लीजिए कि अगर आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे लघु है, आपका शब्द क्या है, लघु है, लघु में आप अंतिम वर्ण क्या है, आपका घ है। घ पे कौन से स्वर से अंत हो रहा है इसका, लघु, कौन से, ह्रस्व स्वर से। और उर्मी, उर्मी में किस वर्ण से प्रारंभ हो रहा है आपका, किस स्वर से प्रारंभ हो रहा है, आपका हो रहा है दीर्घ स्वर से। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का मेल होने पर, लघु और उर्मी का मेल होने पर बना लघुर्मी। लघुर्मी में कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर। इसी प्रकार सिंधु तथा उर्मी, सिंधु धन उर्मी बना सिंधुर्मी। अब देखिए वधुत्सव, वधुत्सव में वधु शब्द का अंतिम स्वर दीर्घ है, उत्सव का प्रारंभिक स्वर आपका ह्रस्व है, दीर्घ और ह्रस्व स्वर का मेल होने पर बनता क्या है, अंतिम में दीर्घ ही बनेगा। तो क्या हुआ, बना शब्द आपका वधुत्सव। इसी तरह आपका शब्द है वधु उल्लेख, वधु तथा उल्लेख का मेल करने पर शब्द बनता है वधुल्लेख। आइए एक और उदाहरण देख लीजिए, इसमें दोनों ही दीर्घ स्वर हैं। भू पर, भू का जो अंतिम है स्वर वो है दीर्घ स्वर, और आपका भूधर्व,
जो आपका बना है शब्द उसमें भी आपका जो है दीर्घ स्वर आया है। आइए अब देखते हैं वधूर्जा। वधु में भी आपका दीर्घ स्वर है और ऊर्जा का जो प्रारंभिक स्वर है वो भी दीर्घ स्वर है, तो बना वधूर्जा।